फ्लिकी आरएस में आपका हार्दिक स्वागत है। आप आरएस की तैयारी कर रहे हैं, समय कम बचा है, भर्ती आगे भी जाती है या जो बचे हुआ समय है इसमें भी यदि आप शानदार तैयारी चाहते हैं तो जिन भी स्टूडेंट ने इससे पहले भी तैयारी करी है या कर रहे हैं उनको पता है कि फ्लिकी का जो क्वेश्चन बैंक है वो कितना इफेक्टिव है। आपका कंप्लीट सिलेबस जब आपको क्वेश्चन फॉर्मेट में मिल जाता है, जब आप एक बिल्कुल वैसे रिवर्स इंजीनियरिंग जैसा है कि क्वेश्चन थ्रू कॉन्सेप्ट आपका पूरा रिवीजन हो जाता है क्वेश्चन के माध्यम से। आपको पता चलता है कि जब आप 7500 क्वेश्चन से गो थ्रू होंगे तो आपको इतने सारे आइडियाज़ आएंगे, आपको पता चलेगा आपकी तैयारी कितनी मजबूत है, क्या चीज़ें आपको आ रही हैं, क्या चीज़ें छूट रही हैं। सभी क्वेश्चन के सिंपल आंसर अवेलेबल कराए गए हैं, सभी क्वेश्चन के वहाँ वीडियो सोल्यूशन भी अवेलेबल कराए हैं। यदि आप वर्कशॉप से जुड़ते हैं तो वहाँ पर आपको जो थ्योरेटिकल पोर्शन है उसके वीडियोज़ के साथ साथ नोट्स भी अवेलेबल कराए गए हैं। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करता हूँ फ्लिकी का क्वेश्चन बैंक, जहाँ 7500 का क्वेश्चन बैंक है। अभी कुछ डिस्काउंट्स चल रहे होंगे तो आप जो भी फ्लिकी का टीम है उसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं दिए हुए कांटेक्ट नंबर पे, और वहाँ से जो भी आपका डिस्काउंट है वो ले सकते हैं, कोर्स परचेज कर सकते हैं, अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकते हैं। धन्यवाद। मानवीय मूल्य से आप क्या समझते हैं? देखिए, मूल्य क्या होते हैं? जिनकी महत्ता होती है वो मूल्य होते हैं, अर्थात ऐसे तत्व जो किसी आवश्यकता की पूर्ति करते हैं वो मूल्य होते हैं। मानवीय मूल्य क्या है? मानवीय मूल्य मनुष्य के अंदर वो गहरे विश्वास होते हैं जिनके अनुसार वो आचरण करता है। हर व्यक्ति, आप 4 व्यक्ति को देखेंगे, 4 व्यक्ति के आचरण में अंतर दिखेगा। क्यों? क्योंकि एक व्यक्ति हो सकता है किसी कोई और मूल्य को प्राथमिकता दे रहा है, दूसरा व्यक्ति कोई और मूल्य को प्राथमिकता दे रहा है, तीसरा व्यक्ति किसी और मूल्य को प्राथमिकता दे रहा है। तो उनके मूल्यों में अंतर होने के कारण उनके आचरण में अंतर होता है। तो मानवीय मूल्य को हम कैसे परिभाषित करेंगे? मानवीय मूल्य मनुष्य के ऐसे गहरे विश्वास होते हैं, जिनके अनुसार मनुष्य आचरण करता है। ठीक है, आपने बता दिया मानवीय मूल्य मनुष्य के ऐसे गहरे विश्वास होते हैं जिनके अनुसार मनुष्य अपना आचरण करता है। तो अपने 2 नंबर का क्वेश्चन है, हम उसको एटलीस्ट 3 डायमेंशन देंगे। आपने पहली डायमेंशन में क्या कर दिया? डेफिनेशन दे दी। ये मूल्य, सेकंड डायमेंशन आप क्या देंगे? ये मूल्य व्यक्ति के, ये मूल्य व्यक्ति पर आधारित होते हैं। या इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि ये मूल्य मनुष्य के परवरिश, शिक्षा, संस्कृति, परिवेश आदि के माध्यम से विकसित होते हैं। ठीक है, अब आप तीसरा इसमें उदाहरण दे देंगे। उदाहरण: प्रेम, दया,
अहिंसा, शांति आदि मानवीय मूल्य हैं। अब आप बताइए कि आपको 2 नंबर मिल जाएंगे इसमें। क्योंकि आपने मानवीय मूल्य क्या होते हैं उसे बता दिया, ये कैसे विकसित होते हैं आपने वो बता दिया, और आपने उदाहरण से समझा दिया कि हमें मूल्यों के बारे में समझ है। तो क्या हुआ मानवीय मूल्य? मानवीय मूल्य मनुष्य के ऐसे गहरे विश्वास हैं जिनके अनुसार वो आचरण करता है। ये मूल्य उसकी परवरिश, शिक्षा, संस्कृति, किस परिवेश में वो रहता है उसके अकॉर्डिंग डेवलप होते हैं। उदाहरण जैसे कि हो सकता है कि किसी में अहिंसा का मूल्य अधिक विकसित हो, किसी में हिंसा का मूल्य विकसित हो, किसी में प्रेम का मूल्य विकसित हो, किसी में घृणा का मूल्य विकसित हो। तो ये डिपेंड किस पे कर रहा है? उस मनुष्य के बैकग्राउंड पे डिपेंड कर रहा है। तो इस तरह के आदि क्या है? मानवीय मूल्य। देखिए, जैसे कोई व्यक्ति घृणा करता है तो वो घृणा को वहां पे गलत नहीं मानता, वो उसे सही मान के उसको फॉलो करता है। मतलब कहने का है कि मनुष्य जिस आचरण को करता है वो उसे सही मान के करता है, जबकि मूल्य हमेशा क्या होते हैं? एक सकारात्मक दिशा को निर्देशित करते हैं। लेकिन उस व्यक्ति के दृष्टिकोण से हम देखें तो उसका वो आचरण जो वो कर रहा है उसे भी वो सही मानकर कर रहा है, और वो ये मान रहा है कि ये मेरे मूल्य हैं। क्लियर है ये पॉइंट? तो ये आप इस तरह से जब आंसर लिखेंगे, आपको क्या क्या याद रखना है इसमें? ये गहरे विश्वास होते हैं, उसके अनुसार कौन आचरण करता है? मनुष्य आचरण करता है। ये किसके? यहाँ पे आप बिल्कुल अंडरलाइन करिए कि परवरिश, उसकी शिक्षा, संस्कृति, परिवेश आदि के माध्यम से विकसित होते हैं। यहाँ पे आपने उदाहरण दिया हुआ है। अब आपको इसमें 2 नंबर आसानी से मिल जाएंगे। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इमैनुअल कांट, एक कांट आएगा यहाँ पर, इमैनुअल कांट के कर्तव्यवाद को समझाइए। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो हमने इमैनुअल कांट के बारे में थोड़ा समझना पड़ेगा कि कांट कर्तव्य आधारित नैतिकता का समर्थन करते थे। उनके अनुसार किसी भी कार्य की नैतिकता का निर्धारण कार्य के साधन से डिसाइड होगा, ना कि कार्य के साध्य से। कार्य का परिणाम कुछ भी हो, लेकिन कार्य का साधन जो आप कर्तव्य कर रहे हैं, यदि वो कर्तव्य नैतिक है तो आपके कर्तव्य को, वहां पे आपके कार्य को नैतिक माना जाएगा। तो ये हमें लिखना पड़ेगा कि इमैनुअल कांट कर्तव्य वादी नैतिकता का समर्थन करते हैं। आपकी हर लाइन, आपका हर शब्द कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन देना चाहिए। का समर्थन करते हैं। इनके अनुसार नैतिकता ना तो भावनाओं, संवेगों या इच्छाओं से संचालित होती है। और ना ही परिणाम के सापेक्ष होती है। बल्कि नैतिकता निर्धारण का एकमात्र आधार नैतिक कर्तव्य है।
ठीक है, ये क्या है, कर्तव्यवादी नैतिकता का समर्थन करते हैं। इनके अनुसार नैतिकता ना तो भावनाओं, संवेगों या इच्छाओं से, कि आपकी मन कर रहा है कि कुछ अच्छा काम करना चाहिए तो कर लिया, या फिर आपकी भावना हो रही कि नहीं मुझे बहुत ही ज्यादा प्रेम की भावना उमड़ रही है तो मुझे बहुत ही अच्छा काम करना है, गरीबों को दान करना है, उनके लिए खुशियां बांटनी है। नहीं, कांट बोलते हैं कि नैतिकता ना तो भावनाओं से संचालित होती है, ना ही आपके संवेग से संचालित होती है, ना ही आपकी इच्छा से संचालित होती है, और ना ही वो किसी कार्य के परिणाम पर डिपेंडेंट होती है, बल्कि नैतिकता का आधार एकमात्र है। वो आधार क्या है? नैतिक कर्तव्य है, और यही उसका क्या कहलाता है? निरपेक्ष आदेश कहलाता है। तो हम यहां पर लिखें क्या? इसे ही कांट का निरपेक्ष आदेश का सिद्धांत कहते हैं। कांट का निरपेक्ष आदेश का सिद्धांत कहते हैं। अभी आपने अपने कितने मार्क्स की तैयारी की है? आपने क्या बता दिया? कर्तव्यवादी नैतिकता बता दिया। आपने एक ये वाला पॉइंट बताया, ना तो भावनाओं से संचालित होती है, ना ही परिणाम के सापेक्ष होती है। क्या है इसका आधार? नैतिक कर्तव्य है। इसे क्या बोलते हैं? निरपेक्ष आदेश का सिद्धांत बोलते हैं। अब आपको कितने नंबर चाहिए? 5 मार्क्स चाहिए है, तो आपको कुछ और इंफॉर्मेशन जोड़नी चाहिए। आपको ये लिखना चाहिए यहाँ पे कि निरपेक्ष आदेश के 2 घटक हैं। पहला क्या है? सार्वभौमिकता, और दूसरा क्या है? मनुष्य की गरिमा। है ना? सार्वभौमिकता क्या होती है? मनुष्य को के वही कर्तव्य नैतिक माने जाएंगे, कि वही कर्तव्य नैतिक हैं जिन्हें वह सार्वभौम बना सके। जिन्हें वह सार्वभौम बना सके। अगर आप किसी ऐसे कर्तव्य को कर रहे हैं जहां पर आप, हो सकता है कि आप अपने घर में तो कर रहे हैं लेकिन बाहर नहीं कर सकते, या फिर हम देश के दृष्टिकोण से देखें तो आप, हो सकता है कि आप भारत में कर पा रहे हैं लेकिन आप जब अमेरिका जाते हैं तो वहां नहीं कर पाएंगे, या फिर आप सुबह तो कर पा रहे हैं शाम को नहीं कर पा रहे हैं, तो आप वो, उसमें सार्वभौमिकता का तत्व नहीं है। कुछ ऐसे तत्व होते हैं जैसे दया है, दया आप कहीं पर भी करो उसे नैतिक ही माना जाएगा, है ना। दूसरा तत्व क्या है? मनुष्य की गरिमा। तो मनुष्य की गरिमा से क्या आशय है कि मनुष्य को हमेशा, मतलब कर्तव्य करते समय मनुष्य को हमेशा साध्य मानना चाहिए। ठीक है, तो अब आप बताइए कि आपने पर्याप्त कंटेंट दे दिया है 50 शब्दों में। आपने बोल दिया कि इमैनुअल कांट कर्तव्यवादी नैतिकता का समर्थन करते हैं। इनके अनुसार नैतिकता ना तो भावनाओं, संवेगों या इच्छाओं से संचालित होती है, ना ही परिणाम के सापेक्ष होती है, बल्कि नैतिकता निर्धारण का एकमात्र आधार नैतिक कर्तव्य है। और इसे ही क्या कहा जाता है? इसे ही कांट का निरपेक्ष आदेश का सिद्धांत कहा जाता है। इसके 2 घटक हैं। पहला घटक क्या है? सार्वभौमिकता। दूसरा घटक क्या है? मनुष्य की गरिमा।
मनुष्य के वही कर्तव्य नैतिक हैं जिन्हें वह सार्वभौम बना सके। मनुष्य की गरिमा कर्तव्य करते समय मनुष्य को हमेशा साध्य मानना चाहिए। तो शुभ क्या था? शुभ क्या है? ऐसा नैतिक संप्रत्यय। शुभ क्या है? ऐसा नैतिक संप्रत्यय जिससे इच्छाओं की पूर्ति होती है, उसे शुभ कहते हैं। ऐसा नैतिक संप्रत्यय ठीक है। शुभ के कितने प्रकार होते हैं? शुभ के 2 प्रकार होते हैं। एक होता है व्यक्तिगत शुभ और एक होता है सामाजिक शुभ। व्यक्तिगत शुभ से आशा है कि जिससे व्यक्तिगत इच्छाओं की पूर्ति होती है, जैसे धन, पैसा। इससे क्या है? व्यक्ति की आर्थिक आवश्यकताओं और इच्छाओं की पूर्ति होती है। इसके अलावा सामाजिक शुभ क्या होता है? जिससे सामाजिक स्तर पर कुछ इच्छाओं की पूर्ति होती है। जैसे लोग यदि आपसी प्रेम से रहें, आपसी सहिष्णुता से रहें, तो क्या है? समाज में तालमेल बना रहेगा, बेहतर भाईचारा बना रहेगा। तो उसे क्या बोलते हैं? सामाजिक शुभ। देखो, कुछ लोग मानते हैं कि व्यक्तिगत शुभ और सामाजिक शुभ एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसे समाज किससे मिलकर बनता है? व्यक्तियों से मिलकर बनता है। यदि हर व्यक्ति सुखी रहेगा, खुश रहेगा, तो अल्टीमेट वे में समाज खुश रहेगा। और यदि समाज खुश या शुभ, समाज में शुभ स्थापित होगा, तो समाज में शुभ होने का अर्थ है कि हर व्यक्ति में शुभ होना है। ऐसा आदर्श रूप में माना जाता है। लेकिन यदि अपन प्रैक्टिकली देखें तो कुछ लोग छूट जाते हैं। ठीक है। तो शुभ के 2 प्रकार हैं। शुभ के 2 प्रकार माने जाते हैं। व्यक्तिगत शुभ, सामाजिक शुभ। ऐसे तत्व जिनसे व्यक्तिगत इच्छाओं की पूर्ति होती है ना? व्यक्तिगत इच्छाओं की पूर्ति होती है। तो उसे क्या बोलेंगे? व्यक्तिगत शुभ। उदाहरण क्या लिखेंगे? उदाहरण के लिए धन, पैसा। धन, पैसा आदि को आर्थिक शुभ माना जाता है। आदि को आर्थिक शुभ माना जाता है। किस स्तर पर? व्यक्तिगत स्तर पर। ठीक है। सामाजिक शुभ क्या होता है? ऐसे तत्व जिनसे सामाजिक स्तर पर, ऐसे तत्व जिनसे समाज में सामूहिक स्तर पर इच्छाओं की पूर्ति होती है। तो उसे क्या बोलते हैं? सामाजिक शुभ बोलते हैं। जैसे आपसी प्रेम, भाईचारा, सहिष्णुता। और फिर अपन को क्या लिख देना है कि सामाजिक शुभ और व्यक्तिगत शुभ अलग अलग ना होकर आपस में जुड़े हुए हैं। व्यक्तिगत शुभ और सामाजिक शुभ अलग अलग ना होकर आपस में जुड़े हुए हैं। क्योंकि व्यक्ति ही मिलकर समाज बनाते हैं।
क्योंकि व्यक्तियों से ही मिलकर समाज बनता है। ठीक है, तो ये शुभ के प्रकार हुए। क्वेश्चन है हमारे सामने, अभिवृत्ति से क्या आशय है। 2 मार्क का क्वेश्चन है। हमें सिंपल ये बताना है कि अभिवृत्ति होती क्या है। कि यदि कोई नया व्यक्ति जानना चाहे कि व्हाट इज अभिवृत्ति, व्हाट इज एटीट्यूड, तो क्या होता है। तो अभिवृत्ति क्या है ना, सिंपल शब्दों में कहें, किसी व्यक्ति की जो पसंद और नापसंद की अभिव्यक्ति होती है वो उसकी क्या है, अभिवृत्ति है। अभिवृत्ति मतलब नजरिया, आपका किसी चीज को लेकर एटीट्यूड क्या है। इस शब्द को हम जनरली यूज करते हैं कि आपका एटीट्यूड इसके बारे में क्या है, आपका नजरिया क्या है, तो वो अभिवृत्ति है। तो जब अपन इसको डिफाइन करेंगे तो लिखेंगे क्या, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा स्थिति के संबंध में पसंद और नापसंद की अभिव्यक्ति, पसंद और नापसंद की अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति क्या कहलाती है, अभिवृत्ति कहलाती है। इसमें एक बहुत अच्छा कथन है नेपोलियन का कि नजरिया एक छोटी चीज है जो एक बड़ा अंतर डालती है। तो आप लिख सकते हैं, नेपोलियन ने कहा है नजरिया एक छोटी चीज है, नजरिया एक छोटी चीज है जो बड़ा अंतर डालती है। ठीक है, तो ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। आप उदाहरण दे सकते हैं यहाँ पे। उदाहरण, सामान्यतः भारतीयों में परोपकार के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति है। मतलब भारत में ये माना जाता है कि अगर आप किसी की मदद करते हैं तो वो अच्छा है। तो ये क्या है, इंडियन सोसाइटी में इसके प्रति एक पॉजिटिव एटीट्यूड है। ओके, क्वेश्चन है कि राजनीतिक अभिवृत्ति के निर्धारक तत्व क्या होते हैं। सिंपल है, कैसे, यदि हम इसके निर्धारक तत्वों की बात करें तो सबसे पहले निर्धारक तत्व होता है लिंग। क्या आप महिला हैं कि पुरुष हैं या ट्रांसजेंडर हैं। आपके पक्ष में यदि नीति बन रही है तो आपका झुकाव उस ओर होगा। दूसरा होता है धर्म। वर्तमान में भी धर्म और जाति एक बहुत बड़ा फैक्टर है आपके राजनीतिक विचारधारा के प्रति झुकाव का। ठीक है, तीसरा होता है आपका आर्थिक स्थिति। यदि आप रिच फैमिली हैं या आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी है तो आप चाहेंगे कि वर्तमान व्यवस्था बनी रहे, लेकिन यदि आप पुअर हैं तो आप चाहेंगे कि वर्तमान व्यवस्था में परिवर्तन हो। चौथा होता है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया आपके पसंद नापसंद को बहुत हद तक बदल सकती है। पांचवा कारक क्या होता है, आप किस परिवार से हैं। आप यदि रूढ़िवादी परिवार से हैं तो आप उस तरह की व्यवस्था को समर्थन देंगे। यदि आप फ्रैंक फैमिली से हैं तो आप आधुनिक व्यवस्थाओं को समर्थन देंगे। ठीक है, आपकी संस्कृति क्या है, आप युवा हैं, आपकी एज क्या है। युवा क्या चाहते हैं कि परिवर्तन हो, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे क्या है जो वृद्ध स्थिति में पहुंच जाते हैं तो वो क्या चाहते हैं कि पुरातन व्यवस्था बनी रहे। तो इस तरह से बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो राजनीतिक अभिवृत्ति को प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप बताएंगे कि राजनीतिक अभिवृत्ति होती क्या है। राजनीतिक विचारधारा, नेतृत्व, व्यवस्था के प्रति पसंद और नापसंद की अभिव्यक्ति को राजनीतिक अभिवृत्ति कहते हैं।
ठीक है। अब यहाँ लिखिए क्या, प्रभावित करने वाले कारक। धर्म, धर्म है जैसे विचारधारा से जुड़ाव प्रभावित करता है। कुछ धर्म मूल्य, जैसे कि मान लीजिए कुछ धर्म है जो अहिंसा को प्रमोट करते हैं, तो उनका उस प्रकार की व्यवस्था में विश्वास ज़्यादा होगा जो अहिंसात्मक होगी। मूल्यों के आधार पर जुड़ाव, उस तरह के नेता से जुड़ा होगा उनका जो उस तरह के मूल्यों को प्रभावित करेंगे। ठीक है। जाति है ना, जाति, वर्तमान में अपनी जाति का यदि कोई नेतृत्व करता है तो एक स्वाभाविक लगाव हो जाता है, नेतृत्व से स्वाभाविक लगाव सेम जाति का होने पर। ठीक है। लिंग, यदि आपको, जैसे आप महिला आरक्षण विधेयक की बात चल रही है, तो कोई भी महिला, यदि कोई भी पार्टी इस तरह के मुद्दे को उठाएगी तो महिलाएं उससे प्रभावित होंगी, वो चाहेंगी कि उनको उसमें प्रतिनिधित्व मिले, है ना। तो लिंग आधारित मुद्दों के कारण। चौथा होता है क्षेत्रगत समस्याएं, मतलब आप सेम क्षेत्र के हैं तो आपको लगता है कि यदि ये मेरे क्षेत्र का कोई नेता बड़े स्तर पर जाएगा तो हो सकता है कि उस क्षेत्र की समस्याओं की ओर उसका विशेष ध्यान रहेगा। सोशल मीडिया, है ना। छठा, सोशल मीडिया में क्या है, बृहद स्तर पर तीव्रता से परिवर्तन के लिए उत्तरदायी। उत्तरदायी। ठीक है। छठा कारक क्या होगा, परिवार, पारिवारिक मूल्य, यदि वो रूढ़िगत है और यदि वो आधुनिक है तो उस तरह का जुड़ाव रहेगा। विचारधारा, जैसे हमने बताया था लेफ्टिस्ट, राइटिस्ट, है ना। सातवां क्या रहेगा कारक, परिवार हो गया, क्षेत्र हो गया, सोशल मीडिया हो गई। नेक्स्ट कारक क्या रहेगा, आर्थिक स्थिति। आर्थिक स्थिति, यदि अच्छी आर्थिक स्थिति है तो वर्तमान व्यवस्था का समर्थन। अच्छी आर्थिक स्थिति तो क्या करेगा, वर्तमान व्यवस्था का समर्थन करेगा। और यदि अच्छी आर्थिक स्थिति नहीं है, बुरी स्थिति है, तो क्या, परिवर्तन का समर्थन करेगा। ठीक है। उम्र, युवा परिवर्तन के समर्थक होते हैं। ठीक है। इस तरह से क्या है, विभिन्न प्रकार के फैक्टर्स जो है उसकी राजनीतिक अभिवृत्ति को प्रभावित करते हैं। ठीक है। इस प्रकार विभिन्न कारकों से एक व्यक्ति की राजनीतिक अभिवृत्ति बनती है। राजनीतिक अभिवृत्ति बनती है। इस तरह से आपने बता दिया। ठीक है। क्वेश्चन है, भगवत गीता लोक प्रशासकों में किस तरह के नैतिक मूल्य का विकास करती है। तो भगवत गीता के हम एक एक सिद्धांत बताते जाएंगे और उनसे प्रशासक में किस तरह के नैतिक मूल्यों का विकास होता है उसको हम लिखते जाएंगे। जैसे भगवत गीता का निष्काम कर्मयोग, ऐसे लिखेंगे, भगवत गीता के विभिन्न सिद्धांत
प्रशासकों में निम्न प्रकार से नैतिक मूल्यों के विकास में भूमिका अदा करती है। कैसे? नंबर 1, निष्काम कर्मयोग से प्रशासक में क्या आएगा? प्रशासक में कर्तव्यपरायणता की भावना का विकास होता है। लोक संग्रह का सिद्धांत दूसरा क्या है? अपने को इसको भी हाईलाइट करते जाना है। लोक संग्रह का सिद्धांत प्रशासक में जन सेवा के प्रति समर्पण की भावना का विकास करता है। भगवत गीता का अनासक्ति एवं वैराग्य का सिद्धांत अनासक्ति एवं वैराग्य का सिद्धांत प्रशासक को सत्यनिष्ठ बनने की प्रेरणा देता है। सत्यनिष्ठ बनने की प्रेरणा देता है। भगवत गीता के अंतर्गत अविचल मन शत्रु और मित्र के प्रति सामंजस्य भाव आदि की शिक्षा मिलती है। भगवत गीता का ज्ञान योग प्रशासक में भावनात्मक समझ तथा विवेक की शिक्षा देता है कि आप विवेकवान रहें। विवेक की शिक्षा देता है। भगवत गीता प्रशासक को विकट स्थिति का सामना करने की साहस से सामना करने की प्रेरणा देती है।
इस प्रकार भगवत गीता प्रशासक के व्यक्तित्व में नैतिक मूल्यों का समावेश कर नैतिक एवं कुशल प्रशासन के संचालन को सुनिश्चित करती है। ओके। ऋण और दायित्व में क्या अंतर है? ऋण और दायित्व दोनों ही कर्तव्य की अंतर्गत संकल्पना है। ऋण जो होता है वो आने वाली पीढ़ी के प्रति होता है और दायित्व जो होता है वो हमारी पूर्व की पीढ़ी के प्रति होता है। ठीक है, तो इसको ऐसे लिखेंगे, ऋण और दायित्व दोनों ही सामाजिक परंपरा के घटक हैं। जहां एक ओर ऋण आने वाली पीढ़ी के प्रति व्यक्ति के कर्तव्यों का सूचक है, वहीं दायित्व व्यक्ति की पूर्व पीढ़ी के प्रति कर्तव्यों के अनुपालन की बात करता है। जैसे उदाहरण हम देते हैं, उदाहरण क्या हो जाएगा यहाँ पे? उदाहरण ये हो जाएगा कि एक व्यक्ति है ए, उसके माँ बाप ने उसको जन्म दिया है, तो उसका माँ बाप के प्रति क्या दायित्व है? आज्ञा पालन करें। और अगली पीढ़ी को वो जन्म देके संतानोत्पत्ति के माध्यम से वो क्या कर सकता है? अपना ऋण चुका सकता है। और यहाँ पे अपने माँ बाप की आज्ञा पालन करके वो अपना दायित्व करेगा निर्वहन। क्वेश्चन है, गांधी जी के अनुसार पंच महाव्रत कौन कौन से हैं? तो गांधी जी ने क्या किया है? पंच महाव्रत किससे लिए हैं? जैन दर्शन से लिए हैं। तो गांधी जी ने हम सबसे पहले लिखेंगे, गांधी जी ने पंच महाव्रत की अवधारणा जैन दर्शन से प्राप्त की है। पंच महाव्रत की अवधारणा जैन दर्शन से ग्रहण की है। पंच महाव्रत निम्न प्रकार हैं। पहला है अहिंसा, सत्य, अस्तेय। चौथा है ब्रह्मचर्य और पांचवा है अपरिग्रह। गांधी जी ने सत्य और अहिंसा को पंच महाव्रत का आधार माना है।
का आशय है आधार माना है। इसका आशय क्या है कि गांधी जी ने बोला है कि यदि आपके सत्य और अहिंसा का पालन हो रहा है तो आप स्वयं भी अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह का पालन कर लेंगे। अहिंसा का आशय क्या है? शारीरिक और मानसिक हिंसा नहीं करना, या मतलब शारीरिक या मानसिक रूप से किसी को दुख नहीं पहुंचाना। सत्य का आशय क्या है? सत्य को गांधी जी ने बोला है कि जो तीनों काल में हमेशा उपस्थित रहे वह सत्य है, इसलिए गांधी जी ने सत्य को ईश्वर का पर्यायवाची माना है। अस्तेय का आशय है चोरी नहीं करना, ना ही चोरी मानसिक चोरी, ना ही भौतिक रूप से चोरी, किसी तरह से चोरी नहीं करना। ब्रह्मचर्य का आशय है अपने इंद्रियों को संयमित रखना, और अपरिग्रह का आशय है अपनी आवश्यकता के अलावा वस्तुओं का संग्रह नहीं करना। गांधी जी के अनुसार विकास, यहाँ पर विकास रहेगा। गांधी जी के अनुसार विकास को परिभाषित करिए। तो गांधी जी ने विकास को, यदि हम उसको सूत्र के माध्यम से लिखें, विकास क्या है? आर्थिक विकास तो हो, लेकिन यदि सर्वोदय भी साथ हो तभी हम उसको विकास कहेंगे। गांधी जी के अनुसार सिर्फ आर्थिक विकास को विकास नहीं कहा जा सकता। आर्थिक विकास और सर्वोदय, जब सभी लोगों का सभी प्रकार से उदय हो और आर्थिक विकास हो तब हम उसको विकास कहेंगे। तो ये आपको क्लियर है? गांधी जी के अनुसार, गांधी जी के अनुसार सभी का सभी प्रकार से उदय से उदय हो तभी विकास की वास्तविक संकल्पना पूर्ण होती है। तो ये कभी पूछे या ना पूछे, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि गांधी जी बोलते हैं सिर्फ आर्थिक विकास जरूरी नहीं है, सर्वोदय जरूरी है। सर्वोदय के साथ यदि आर्थिक विकास होता है तब तो विकास कहा जाएगा, नहीं तो सिर्फ आर्थिक विकास को मैं विकास नहीं कहूँगा। प्लेटो का प्रत्यय सिद्धांत क्या है? देखो, सोफिस्ट दार्शनिकों ने क्या माना है? सोफिस्ट दार्शनिक मानते हैं कि वस्तुनिष्ठ नैतिक मानदंडों का स्थापना नहीं की जा सकती। क्यों? क्योंकि प्रत्येक मनुष्य की आवश्यकताएं, प्रत्येक मनुष्य की परिस्थितियां अलग अलग है, सोच अलग अलग है। तो वस्तुनिष्ठ मानदंड आप हर मनुष्य पे कैसे थोप सकते हैं? लेकिन प्लेटो, सुकरात, अरस्तु, इन लोगों ने कहा ऐसा तो फिर नैतिकता का मतलब ही क्या रह गया कि आपके लिए नैतिकता के मायने अलग हैं, मेरे लिए नैतिकता के मायने अलग है, तो फिर तो नैतिकता बहुत ही व्यक्तिगत हो जाएगी। उन्होंने कहा नहीं, वस्तुनिष्ठ मानदंड नैतिकता का आधार है। तभी प्लेटो एक प्रत्यय सिद्धांत लेकर आए। प्लेटो का प्रत्यय सिद्धांत क्या बोलता है कि जो सब हमें दिखता है वो सब क्या है? वो सब प्रत्ययों की अभिव्यक्ति है। और ये प्रत्यय क्या है? प्रत्यय का आशय समझ लीजिए आप सिंपल शब्दों में, विचार। प्रत्यय क्या है? विचार है, जो इस जगत में नहीं रहते बल्कि पारलौकिक जगत में रहते हैं। हम इसकी सिर्फ फोटोकॉपी हैं। मतलब वास्तव में प्रत्यय कुछ और है। वास्तव में ए है जो अलौकिक जगत में रह रहा है, लेकिन इस जगत में हम इसका सिर्फ क्या देख रहे हैं? एक तरीके से इसकी अभिव्यक्ति देख रहे हैं। जगत क्या है? प्रत्ययों की अभिव्यक्ति मात्र है। तो प्रत्यय का सिद्धांत क्या है? प्लेटो के प्रत्यय सिद्धांत के अनुसार, प्लेटो के प्रत्यय सिद्धांत के अनुसार जगत प्रत्ययों की अभिव्यक्ति है। अभिव्यक्ति है। ये प्रत्यय कहाँ रहते हैं? ये प्रत्यय इस जगत में नहीं है। इस जगत में
नहीं है बल्कि अलौकिक जगत में है, जहाँ हमारी इंद्रियां सेंस नहीं कर पाती हैं, अलौकिक जगत में है। ठीक है। और इनके प्रत्यय कैसे हैं? प्रत्यय क्या है? वास्तविक है। जगत उसकी अभिव्यक्ति है। प्रत्यय कैसे हैं? सार्वभौमिक हैं। प्रत्यय कैसे हैं? वस्तुनिष्ठ हैं। ठीक है। प्रत्ययों का ही ज्ञान संभव है, क्योंकि प्रत्यय ही वास्तविक है। क्या ही ज्ञान संभव है क्योंकि वे ही मात्र वास्तविक है। वे ही मात्र वास्तविक हैं। जबकि जगत के संबंध में हमारा मत होता है, जगत का ज्ञान संभव नहीं है। ठीक है। यह क्या है? प्लेटो का प्रत्यय विचार है। फ्लिकी आरएस मेंस क्वेश्चन बैंक में 7500 क्वेश्चन हैं, जो 24 सब्जेक्ट के जो भी आपके 315 टॉपिक करंट अफेयर सहित हमने इसमें फ्रेम करे हैं, उसमें जो आपके 7500 क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे सिलेबस को कवर करते हुए पेपर 4 को भी, हिंदी इंग्लिश को भी हमने कवर करा है। तो अभी आपके चारों के चारों पेपर कवर हो जाते हैं, सारे सब्जेक्ट कवर हो जाते हैं, रिवीजन हो जाएगा, अच्छी तैयारी हो जाएगी, इतने आइडियाज़ मिल जाएंगे और इनिशियली आपको इतने सारे क्वेश्चन ही मिल जाएंगे जिससे भी आपके लिए ये पता रहेगा कि ये चीज़ें आ सकती हैं या ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक कंप्लीट तैयारी का पूरा पैकेज बना है। क्वेश्चन बैंक आपके लिए बहुत ही रामबाण साबित होने वाला है। पढ़ाई करिए फ्लिकी क्वेश्चन बैंक के साथ। धन्यवाद।